नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का महामंथन का आज दूसरा दिन। अंदर क्या हो रहा है? कहते बंद कमरे में बातचीत हो रही है। डिप्टी सीएम से बातचीत, बड़े बड़े मंत्रियों से बातचीत, नेताओं से बातचीत, मुख्यमंत्री के आवास पर बातचीत। और जब बात सामने आती है कहते कोई खास बात नहीं है, वो कोरोना में जो लोग पीड़ित हो गए हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनको राहत देंगे, उनको मदद देंगे। लेकिन अटकलें तो एक लंबे समय से चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, संगठन बदलेगा। और ये बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। आरएसएस के लोग बैठक ले चुके हैं, जेपी नड्डा बैठक ले चुके हैं। उसके बाद ही लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आए हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह आए हुए। और अब से कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आते हैं और पत्रकारों के बीच में दावा करते हैं विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक और ऑफिशियल ये कहा जा रहा है कि कोरोना पीड़ितों की मदद करेंगे, दूसरी ओर ये दावा और तरह तरह की बातें। क्या सब कुछ ठीक है या ठीक करने का एक प्रयास हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने विश्लेषक भी हैं, प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी। और हमारे साथ में हैं जेएमडी चैनल के हेड संजीव मोहन शर्मा। मैं इन दोनों का ही स्वागत करता हूं। और साथ में मैं सबसे पहले सरस जी से बात करूंगा। सरस जी, ये बताइए कि मीडिया में भी दो प्रकार की बातें आ रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि एक और ये दावा कि हम कोरोना पीड़ितों से मिलेंगे, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, और कहा सेवा ही संगठन अभियान चलेगा। और दूसरी ओर केशव प्रसाद कह रहे हैं हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो पंचायत चुनाव भी हुए हैं जी, और उसके अलावा जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव बंगाल की स्थिति सबके सामने है। और पंचायत चुनाव जो हुआ है उसमें भी भाजपा जो स्थिति का आकलन कर रही थी अपना, वो नहीं हो पाया है। इस बीच कोरोना महामारी ने जिस तरह से अपने पैर पसारे और जो व्यवस्था सरकारी स्तर पे होनी चाहिए वो आम लोग उससे संतुष्ट नहीं दिखे। तो भाजपा की ये नीति रहती है, या भाजपा की एक पूरी रणनीति हमेशा से रही है कि वो 12 मास चुनाव के मोड में रहते हैं। उनको जब पंचायत चुनाव का आकलन दिखा कि भाजपा की स्थिति वो नहीं है जैसी वो कागजों पे देख रहे थे, या अपने जो नौकरशाही है जैसी उन्हें दिखा रही थी, वैसी ज़मीनी हकीकत नहीं है। तो उसके बाद ये तैयारी शुरू हुई है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को दिखा सकें कि अभी जो कुछ हमारा डैमेज हुआ है उसको हम अगले 6 महीने में पूरी तरह से अपने पक्ष में लाके और विधानसभा चुनाव एक बार फिर जीत कर यूपी में सरकार बना सकें। तो ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो संजीव बताइए कि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है, क्या विकल्प बीजेपी के सामने है? क्या कर सकती है वो अपनी चुनाव रणनीति को मजबूत करने के लिए? डॉक्टर साहब, भाजपा का चुनावी रथ, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोदी जी का चुनावी रथ 7 साल से तो निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा था और स्थितियां अभी तक फेवरेबल मानी जा रही थी। लेकिन कोरोना काल आने के बाद से जितनी भी उपलब्धियां और भाजपा के जितने भी ढोल थे, अब उनकी आवाज़ मंद पड़ी। कोरोना काल ने जो एक मोदी लहर या भाजपा लहर, दोनों एक ही चीज़ है,
उन पे अब कोरोना लहर ने विराम लगाया। इस टाइम 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक जो माहौल रहा, चाहे उत्तर प्रदेश या देश के अधिकांश हिस्सों में, वो कोरोना लहर का था। तो ब्रांड नेम, जो मोदी का ब्रांड नेम है, सीधे उस पे अटैक हुआ है, ये कोरोना लहर का। भाजपा के सामने मुसीबत ये है कि अभी तक सब लोग जिस एक आराम के मूड में थे कि नहीं, कोई विकल्प नहीं है, हमारे अलावा किसी पे किसी की कोई नज़र नहीं है। तो इस कोरोना काल में जिन्होंने अव्यवस्थाएं और अराजकताएं देखी हैं, उन्होंने इधर उधर नज़र घुमाना शुरू किया है। सबसे बड़ा झटका जो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हालात बेहद बदहाल कर दिए। उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कोशिश की गई कि नहीं साहब मोदी हैं तो कोरोना संभल जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो अब सवाल ये है कि मोदी ब्रांड कैसे बचाया जाए, 2022 में उत्तर प्रदेश कैसे बचाया जाए। इसके लिए एक छटपटाहट है बहुत बड़ी। अब इस छटपटाहट का अंत कैसे हो, अब उसको दूसरे फेज में आके आप फेस सेविंग बोल सकते हैं कि फेस कैसे क्लीन किया जाए जो इस पे इतने दाग लग रहे हैं। तो इसके तहत चुनावी रणनीति को एक आधार बना के भाजपा कुछ इस तरह का रिशफल करने की कोशिश कर सकती है, ताकि पब्लिक में मैसेज भी जाए कि नहीं साहब हम कुछ कर रहे हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो। तो चुनाव 2022 की रणनीति के तहत कुछ ना कुछ तो किया जाना ही। लेकिन ये बीजेपी क्या कर सकती है ऐसी स्थिति में? बीजेपी में जो 1 या 1.5 पखवाड़े से चर्चाएं उड़ रही हैं जी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा फेरबदल। जी जी राज्यपाल महोदय को मध्य प्रदेश का दौरा छोड़ के एकाएक बीच में आना पड़ा, फिर हल्ला मचा कि नहीं साहब आज ही शाम तक हो जाएगा। तो बलि के लिए किसी मेमने की तलाश की जा रही थी। जी जी। अब मेमने की बलि देना तो आसान होता है, लेकिन जब हल्ला मच जाए कि हाथी की बलि दी जाएगी तो सबके हाथ पांव ढीले होते हैं। मेमने की बलि आसान है, हाथी की बलि बहुत मुश्किल है। अब मेमने हाथी का अंतर जागरूक लोग समझ सकते हैं। तो अब एकदम से जो एक माहौल बना था कि नहीं आज शाम तक फैसला, कल सुबह तक फैसला, उस पर अब विराम इसीलिए लग गया है कि हाथी की बलि संभव नहीं दिखी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। सरस जी, जरा हमको ये समझाइए कि बंद कमरे में BL संतोष बात कर रहे हैं। अगर कल के मंत्रियों की बात करें तो कल के जिन मंत्रियों से उन्हें बातचीत की, नंबर 1 स्वाति सिंह, नंबर 2 सतीश द्विवेदी, नंबर 3 कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, दारा सिंह, ऐसे लोगों से उन्होंने वार्ता की। आज भी जो वार्ता कर रहे हैं डिप्टी CM से कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से कर रहे हैं, सतीश महाना से कर रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं। ये कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनसे वो वार्ता कर रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि 4 साल में पहली बार योगी के मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा, पहली बार। ये जो मंत्रियों से वो वार्ता कर रहे हैं, ये किस बात का संकेत दे रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो भाजपा का नेतृत्व है जी, वो लगभग तय कर चुका है कि उसे करना क्या है। जी, जैसा एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक सबसे राय लेके कि साहब हमने कुछ नहीं किया, उन लोगों की राय थी इसलिए किया। जी, जैसे अधिकारी स्तर पे होता है कि किसी को हटाना है तो किसी से रिपोर्ट ले ली जाती है, ये उसी का कि हम तय कर चुके हैं। अब जो हमने तय किया है उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह ना हो और सीधे सीधे ठीकरा मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है, अगर इस परिवर्तन के बाद भी कुछ होता है तो सीधे सीधे वो जो फैसला लेने वाले हैं उनके सिर पे आएगा। तो इसलिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि नहीं हमने सबकी सलाह से ये किया था, बाकी वो तय कर चुके हैं। जहाँ तक हमारा मानना है कि लगभग बातें तय हैं, बस केवल उनको मुहर लगवानी है। ये जो दोनों संगठन मंत्री और प्रभारी आए हैं, ये लोग भी केवल सबसे राय लेके उनको बता देना है ताकि उनके पास कुछ लिखा पढ़ी में हो जाए कि हाँ साहब हमने नहीं, ठीकरा फूटे तो मेरे ऊपर ना फूटे। तो ये केवल उसकी ये जी एक भूमिका बनाई जा रही है। जैसा आपने एक बात कही
कि एक तय हो गया है, केवल एक खाना पूरी हो रही है कि हमने वार्ता कर ली थी, राय ले ली थी, तब उसके बाद किया, क्या तय हो गया होगा? कुछ है संकेत ऐसा? देखिए, जो कुछ जहाँ तक अपने बताते हैं और चर्चा में भी रहा जी, जैसा संजीव जी ने कहा कि हाथी की बल देना, प्रयास तो हाथी की बल देने का ही था कि वहीं से अपने आगे के रास्ते जो हैं वो भी अपने सुरक्षित कर लिए जाएं, क्योंकि आगे वो हाथी बड़े विकल्प होके दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी में था। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जिन लोगों की, वही उनका चेहरा है, क्योंकि आगे जो चुनाव होना है, जो तैयारी चल रही है, जो बंगाल चुनाव या अन्य चुनावों में देखा गया है, वो एक वोटों के ध्रुवीकरण को लेके है कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें और एक हिंदुत्व का जो चेहरा है उस आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के हिंदुत्ववादी सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर उनसे ये छेड़छाड़ करते हैं तो इनको 2022 के साथ 2024 के चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सही बात। इसलिए उनको छू पाना तो अभी किसी के बस की बात नहीं लग रही है। हालांकि तैयारी वही थी। इसके लिए खुल के क्या, हम लोग पत्रकार हैं, सब चर्चा सुना करते हैं। हम वो जो नाम संजीव जी संकेतों में कह रहे थे, हम खुल के कह रहे हैं। तैयारी तो ये थी कि मुख्यमंत्री को बदल के राजनाथ सिंह, चूंकि बहुत निर्विवाद नेता रहे हैं और उनकी छवि रही है, और ठाकुर के रूप में ठाकुर भी आ जाएगा हैं, वो तो होता। जब वो शिक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन किया। तो राजनाथ जी की छवि सबसे बेहतर छवि मानी जा रही और थी, मुख्यमंत्री के रूप में भी, मुख्यमंत्री के रूप में भी, क्योंकि वो जब रहे यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री, तो सबसे बेहतर कार्यकालों में एक राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल था। अगर कल्याण सिंह का था तो उसमें राजनाथ सिंह जी का भी नाम शामिल था। और जब से वो केंद्र की राजनीति में गए और 2014 के चुनाव उनकी अगुवाई में एक तरह से लड़ा गया, फिर वो मोदी जी को लेके आए। मोदी जी को नतीजा ये हुआ, 14 में जो कुछ देखा हम लोगों ने, उसकी कल्पना दो परिणाम आने के पहले किसी ने नहीं की थी। उसके बाद उनको पहले गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, इतना सब होने के बाद भी राजनाथ सिंह ना तो कहीं बोले, और वो एकदम शांत छवि जो होती है वो राजनाथ सिंह की रही। तो ये था कि राजनाथ सिंह को लाके हम उसको ठीक कर लें। लेकिन अब समस्या ये आती है कि अगर राजनाथ सिंह को लाते हैं तो सीधे सीधे जो हिंदुत्ववादी छवि है बस उसको ठप्पा लगेगा। वो स्थितियां दिल्ली में बैठे लोग या भाजपा को जो पीछे से संघ का समर्थन है वो कतई नहीं स्वीकार करेगा कि इस छवि पे ठप्पा लगे। अगर इस पे ठप्पा लग गया तो फिर भाजपा का जो आगे रथ है वो निश्चित रूप से उसकी चाल मध्यम पड़ेगी और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राजनाथ सिंह की छवि थोड़ा उदारवादी भी है, उदारवादी है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें दो राय इसलिए। और योगी जी की, मुख्यमंत्री की छवि हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी की रही है। ठीक बात। वो लगातार इसका संकेत भी देते रहे हैं, काम सबका किया, लेकिन उन्होंने संकेतों में अपनी छवि को कतई भी, अपनी जो लाइन उनकी थी उस लाइन से अलग नहीं हुए। ठीक बात। तो अब तो ये हो गया कि उसको हटाने की मंशा इनकी फेल हो गई। ठीक बात। संजीव, ये बताइए कि अगर हम यूँ देखें तो बात यही आती है कि साहब कोरोना में जो स्थितियां हुई उनसे अव्यवस्था हुई, उससे छवि खराब हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत नाराज है, उसमें असंतोष है, क्योंकि संगठन और सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कार्यकर्ता नाराज क्योंकि उसे सरकार से कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है और संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है। नंबर दो कि ये बात कार्यकर्ता तक सीमित नहीं है, विधायक तक सीमित है, और विधायक नहीं मंत्री तक सीमित है। अगर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पत्र लिख देते हैं खुल करके शासन को कि कोरोना में ये स्थितियां बन गई हैं और स्वयं मोर्चा संभाल लेते हैं, तो फिर
क्या माने रखा। और कई विधायक तो खुल करके बोल चुके हैं। एक विधायक ने तो ये तक कह दिया, भाई ज़्यादा हम बोलेंगे तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का। क्या आपको लगता है कि पार्टी में आंतरिक कलह भी बहुत तेजी के साथ है, जिसको दूर करना प्राथमिकता है? डॉक्टर साहब, किसी भी राजनीतिक पार्टी में अंतर्विरोध और कलह हमेशा रहती है। सवाल ये होता है कि वो कितनी एक्सपोज है, कितनी तेज़ी से सामने पब्लिक की आ गई। हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों की महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा होती हैं। तो भाजपा ने जब एक देश को बड़ा विकल्प दिया काफ़ी सालों के बाद, तो भाजपा अपनी बुनियाद कंक्रीट करने में सबसे बड़ा जो चीज़ लेके आई वो था कि अनुशासन, चाल चरित्र चेहरा, और सबसे बड़ा फोकस उन्होंने रखा अनुशासन पर। अनुशासन थोड़े दिन तो ठीक चला, लेकिन काफ़ी अब ये माना जाने लगा कि अनुशासन के नाम पर एक तरफा ट्रैफिक हो गया कि जो मैं कह दूं वही सही है। तो इस अनुशासन ने आगे चल के संगठन और सरकार के बीच रिश्ते में थोड़ी सी खटास लाई। लेकिन इससे बड़ी मजबूरी ये है कि कार्यकर्ता नाराज़ है या असंतुष्ट है, ये बातें जायज़ हैं, लेकिन उसके सामने मजबूरी भी ये है कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए। विकल्प कार्यकर्ता के पास भी नहीं है, विकल्प जनता भी ढूंढ रही है। भाजपा ने जो सीन देश में एक क्रिएट कर दिया है, उस तरह के सीन को कोई रिप्लेस करे या उसका कोई विकल्प तैयार करे, जनता और कार्यकर्ता नेता सब इसकी ओर देखते हैं कि विकल्प क्या है। हम कानपुर की अगर विधानसभा के क्षेत्रों की स्थिति देखने लगें तो हर आदमी कहता है कि अरे यार ये आदमी ठीक नहीं, तो फिर सवाल आता है कि विकल्प क्या है। तो भाजपा के परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल ये कि हम नहीं तो फिर कौन। और ये एक जो देश की राष्ट्रीय राजनीति और प्रादेशिक राजनीति में विपक्ष के रूप में जो शून्य उभर आया है, तो हर आदमी को विकल्प के रूप में कोई जवाब नहीं मिल पाता, कोई ठोस चेहरा वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप माना ये जाता है कि भाई चुनाव होगा, स्थितियां सुधरेंगी। हर बार कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों असंतुष्टों को यही चारा दिया जाता है कि इस बार और जिता दीजिए स्थितियां सुधरेंगी, इस बार और जिता दीजिए स्थितियां सुधरेंगी। कार्यकर्ता और नेताओं की मजबूरी कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो स्वाभाविक है उनको पार्टी लहरों के साथ ही बहना पड़ेगा। असरज जी, जैसा कि संजीव कह रहे हैं कि विकल्प नहीं, और क्या ये आप मानते हैं कि वास्तव में यूपी की राजनीति में बीजेपी या यूँ कहें योगी सरकार, मोदी सरकार का कोई विकल्प नहीं है, नंबर एक। या और नंबर दो कि अभी तक आम जन परेशान हो, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, डीजल के दाम बढ़ जाएं, दाल के दाम बढ़ जाएं, सरसों के दाम बढ़ जाएं। आज ही हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि दूसरी लहर में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उससे ज़्यादा। और दूसरी ओर ये भी हुआ है कि 97% परिवारों की आय घट गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदे जो इंडियन इकोनॉमिक को मॉनिटर करने वाली संस्था है उसका ये दावा है। सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या वास्तव में विपक्ष जो है वो अपनी ऐसी भूमिका नहीं दिखा पा रहा है कि वो विकल्प के रूप में सामने आ जाए? नहीं, विकल्प रूप में अब अभी कहना तो वैसे जल्दबाजी होगा जी, लेकिन फिलहाल तो विकल्प के रूप में सपा ही दिख रही है जी। अखिलेश यादव का चेहरा, जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में जिसको वो लेके चुनाव लड़े थे। लेकिन अब समस्या ये है कि जी भैया जी की राजनीति, जो जी भैया जी का कल्चर है वो सब जगह हावी है। और उसमें चूंकि अभी अखिलेश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी जी भैया जी जो कल्चर वाले नेता उनके चक्कर में घिर गए। हम खुल के ये बात कह रहे हैं, नहीं तो अभी सपा की जो आंतरिक बैठकें हुई हैं उसमें अब आप समझिए जब ये समय जो चुनाव लड़ने का समय है, मतलब तैयारी का समय जिसको कहा जाए, कुछ साल भर पहले से जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे भाजपा 5 साल चुनाव के मोड पे रहती है, इस समय सपा को भी चुनाव के मोड पे होना चाहिए। लेकिन वो जो आंतरिक अभी बैठक हुई है, हमारे जो लोग बता रहे हैं,
उनका ये मानना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात से खुश हैं कि जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं उस हिसाब से 202 सीटें सपा को क्लियर कट मिल रही हैं। अब ये उनके जो जी भैया जी राजनीति का कल्चर वाले नेता हैं वही बता रहे होंगे, क्योंकि उनको ये मानना चाहिए कि पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तीनों में मतदाता का मूड जो होता है वो अलग होता है। पंचायत चुनाव में वो अलग ढंग से सोचता, विधानसभा चुनाव में अलग ढंग से और लोकसभा चुनाव में अलग ढंग से। आप अगर पंचायत चुनाव को मान के आप बैठ जाएं कि नहीं हम तो 200 सीटें तो यही पा रहे हैं, बाकी इनका विरोध अभी हमें और मिलेगा, तो उसकी तैयारी जो करनी चाहिए वो विकल्प के रूप में सपा अभी वो तैयारी नहीं कर पाई है। कुछ संगठन स्तर पे कानपुर में काम हो रहा है, अन्य कुछ जिलों में काम हो रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखना चाहिए या प्रदेश के परिदृश्य में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन सर ये जनता का मूड बताइए, ये जनता में कहीं कोई जागरूकता ऐसी नहीं दिख रही है। नहीं, जनता में तो जागरूकता है। आप किसी से पूछ लीजिए कि 200 रुपए सरसों का तेल लेगा तो उसका क्या हाल होगा। जी जी, ये तो जनता में है। लेकिन वो चूंकि इस समय सोशल मीडिया हावी है जी जी, और भाजपा का जो सोशल मीडिया सेल है, आप केवल बोल दीजिए कि सरसों का तेल महंगा है, वो इतनी टिप्पणी लेके सोशल मीडिया में घुस जाएंगे कि आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा। जनता उससे नाराज है, लेकिन वो सोशल मीडिया के कारण दिख नहीं रहा। रही विकल्प की बात जो परिवर्तन वाली चल रही थी, जो अभी आपने संजीव जी सवाल किया था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी का, जी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये है कि इस पूरे 4 साल में नौकरशाही हावी रही। बहुत सही बात आपने कही है। योगी जी कुछ भी कहें, केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी कहें, दिनेश शर्मा कुछ भी कहें, करना वही है जो नौकरशाही को अपने लिए ठीक दिख रहा है। और ये जो परिवर्तन का चर्चाएं छिड़ी हैं, इसमें अगर कुछ होगा तो शायद सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो शर्मा जी अपने गुजरात कैडर से आए हैं IAS, उनको बड़ी जिम्मेदारी देके योगी जी के ये पल कतर दिए जाएं कि वो प्रशासनिक और पुलिस का मतलब नौकरशाही के मामले में जो अरविंद शर्मा जी चाहेंगे वही होगा। क्योंकि नौकरशाही जितना भी कार्यकर्ता नाराज है या विधायक नाराज है, आपने लाइसेंस खोलने की बात की, लेकिन उसमें विधायक की नहीं सुनी जा रही है, तो विधायक भी तो कुंठा में है। जो कार्यकर्ता विधायक के पास जा रहा है या अधिकारी के पास जा रहा है उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो नौकरशाही पे अंकुश लगाना सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। और मेरा जो मानना है कि अरविंद शर्मा जी को एक जिम्मेदार पद दे के, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी का हो या स्वतंत्र सिंह जी का हो, किसी का भी स्थान देके और नौकरशाही पे पूरी तरह से नकेल इन पे ही लगाई जाएगी। जब नौकरशाही ठीक होगी और वो कार्यकर्ता की सुनना शुरू करेगी, तब काम बनेगा, तब कार्यकर्ता उत्साह के साथ अगले चुनाव में भाजपा के लिए जुट सकेगा। देख, बहुत अच्छी आपने बात कही कि नौकरशाही, ये बिल्कुल सही है कि नौकरशाही, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ जब डिबेट में बीजेपी के लोग आते हैं तो कहते हैं क्या करें, वो उसी मानसिकता के थानेदार हैं, मानसिकता के अधिकारी हैं, ये बात बार बार कहते हैं, इसके मतलब उनकी सुनी नहीं जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक बात समझिए, जरा हमको ये भी समझा दीजिए कि अभी जिला पंचायत के चुनाव हो, सरस जी ने उसका जिक्र किया, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक भी जिला पंचायत में बीजेपी का बहुमत नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के निवास पर एक बैठक हुई और उसमें कहा गया कि अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में हम पीछे रह गए तो चुनाव में जो विधानसभा का है उसमें गलत संदेश जाएगा। और उसके लिए एक रणनीति बना ली गई कि 50 जिला पंचायत में हमारे अध्यक्ष तो होने ही चाहिए। उसके लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जाति समीकरण किए जा रहे हैं, सांसद, विधायक और इन सबको भी लगाया जा रहा है। क्या संजू ये जो प्रयास किया गया, जो रणनीति बनाई गई है, उससे भाजपा को सफलता मिलेगी और एक फेस सेविंग होगी? डॉक्टर साहब, जिला पंचायत के चुनाव मुख्य रूप से ग्रामीण परिदृश्य को
रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रामीण प्रदेश हमारा कोई यूपी का कमज़ोर नहीं है। इस जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भाजपा का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया है और साथ ही साथ उसके बाद सेकंड अटैक हो गया कोरोना के कहर का। तो भाजपा में जो इस समय उथल पथल का दौर जो चल रहा है उसका सिर्फ कारण यही है कि पंचायत चुनाव ने झटका दिया, उसके बाद 4 गुना झटका कोरोना ने दिया। तो इस झटके में इसमें अब हम डैमेज कंट्रोल किस तरह करें? तो पहले तो ज़ोर शोर से तैयारियां यही कि ये डैमेज कंट्रोल के नाम पे कुछ ऐसा कर दीजिए कि सबके मुंह बंद हो जाएं और सब लोग उसी पर चर्चा करने लगें कोरोना और अन्य चीज़ों को छोड़ के, जिसका एक नमूना मैंने मेमने और हाथी के बलि दे के बताया था। लेकिन डैमेज कंट्रोल का ये हिस्सा आगे चल के डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि हाथी गिरता है तो अगर अगल बगल लोग खड़े हैं उन्हीं पे अगर हाथी गिर गया तो उनकी क्या हालत होगी। तो हमें आगे 2024 भी देखना है और जिस हाथी को गिराने की बात की जा रही थी उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि कोरोना का हार, पंचायत चुनाव की हार के सबसे अच्छा डैमेज कंट्रोल यही हो सकता है कि हमने अच्छा, किसान आंदोलन की क्या आगे? किसान आंदोलन, किसान उद्वेलित रहा लेकिन हमारी बेल्ट में किसान आंदोलन नहीं घुस पाया है। नहीं, लेकिन पश्चिम में तो रहा। पश्चिम में रहा किसान आंदोलन, हाँ, जहाँ पर लोक दल और सपा भी साथ साथ में है। किसान अब सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का हो गया। अच्छा, बाकी मुद्दे तो काफ़ी पीछे रह गए। कोरोना में जिन लोगों ने परिजनों को खोया है, जिन लोगों को एक बेड और दवाइयों के लिए सड़कों पर सोना पड़ा है, और उससे ज़्यादा वो जो उसकी टेलीकास्ट हुए हैं जो सीन, वो किसी को भूल नहीं रहे हैं और हर आदमी अभी इससे उबर नहीं पाया क्योंकि तीसरी लहर का शोर जारी है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रखेंगे। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 MBPS के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2255 में 3 महीने फुल ऑन मजा। Z5, वूट, एरोज और शेमारू का सिर्फ एक्साइटल फाइबर पर। देशवासियों से GMD न्यूज की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं
भाजपा के महामंथन की। सरस जी, एक बात और सामने आई, विधायकों में बड़ी छटपटाहट है। वो कह रहे हमसे नहीं पूछा जा रहा, और उनका ये कहना है कि अगर हमसे पूछा जाए तो सही तस्वीर सामने आ जाएगी और हम उनको सारी बातें बता देंगे कि किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ, कोरोना में हमारे साथ कैसे व्यवहार हुआ, हमारे अधिकारी हमको हमारी बात नहीं सुनते हैं, किस तरीके से हमको कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोक दिया जाता है, तमाम बातें हैं। क्या वास्तव में ये जो महामंथन हो रहा है उसमें विधायकों को तो शामिल करना ही चाहिए था? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था जी। और ये महामंथन में अब सब लोगों को तो बुलाया नहीं जा सकता है जी। निश्चित तौर पे भाजपा की जो अपनी टीम है, संघ के जो संघ है और उसके संगठन है, ये लोग कहीं न कहीं से भाजपा विधायकों की रिपोर्ट लेके अपने हाईकमान तक पहुंचा चुके होंगे, क्योंकि वहां सारे विधायकों को एक साथ बुला पाना लखनऊ ये संभव नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ले चुके होंगे। कारण वही फिर से आ रहा है कि नौकरशाही जो है वो अपने हिसाब से रिपोर्ट देती है और उसी की रिपोर्ट को सही माना जा रहा था, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। आज जो लोगों में छटपटाहट है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है या हाई कमान तक ये बात पहुंची है, उसका कारण एक ही है कि अगर जो संगठन के लोग हैं उनसे तालमेल बना के ठीक से काम किया गया होता तो आज जो स्थितियां संघ को आगे आके काम करना पड़ रहा है, ये जो अभी अनाथ बच्चों को गोद लेने का कार्यक्रम है, ये सब उसी डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा है। जो बच्चों को गोद लेना कि हम कोरोना काल में अगर उन तक नहीं पहुंच सके और जो कमियां रह गई हैं, तो उन बच्चों को गोद लेके अगर एक मोहल्ले का एक विधानसभा के 5 बच्चे गोद लिए जाते हैं तो 5 बच्चों के परिवार कम से कम साल भर ये कहेंगे कि हाँ देखो भाजपा ने हमारे लिए किया, भले वो संघ कर रहा हो। तो ये जो सेवा सप्ताह और सेवा कार्यक्रम वाली बात चल रही है, ये सब उसी का डैमेज कंट्रोल है। अगर ये शुरू से जिस समय लहर आनी शुरू हुई है, उसी समय सारे जनप्रतिनिधि निकल के या जो शासन है वो इन लोगों से बात करके अपना बनाता कि आपके यहाँ कैसे इसको दूर किया जा सकता है, तो शायद अगर कानपुर में पूछा जाता तो कह देते मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल है, वहां इलाज तो इसी चीज का होता है, फेफड़े के संक्रमण का, और कोरोना बीमारी फेफड़े के संक्रमण से जुड़ी। मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल एकदम तैयार, कोई ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत वहां पे काम कराना था, लेकिन विधायकों से जानकारी ली नहीं। अगर ली जाती तो बता देते जो आज चाचा नेहरू की बात हो रही है आप पहले उसका इस्तेमाल कर लें, बीमा अस्पताल है उसका बात कर लें, सर्वोदय नगर अस्पताल है, पांडु नगर अस्पताल है, आजाद नगर का टीबी अस्पताल है। इतने बड़े बड़े अस्पताल कानपुर में थे कि अगर उसमें थोड़ा सा प्रयास करके संसाधन शुरू कर दिए जाते, जो मरीजों को भर्ती होने के लिए भागना पड़ रहा है वो ना करना पड़ता। तो ये चूंकि नौकरशाही की इशारे पे काम चल रहा था, इसलिए ये जो सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पाई और लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई। वो नाराजगी जाहिर सी बात है पहले अपने पार्षद पे फूटेगी, उसके बाद अपने विधायक पे। तो विधायक का छटपटाना एकदम सही है। सही है, बिल्कुल। संजीव, अभी सर एक बात कह रहे थे कि नौकरशाही 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 पर अंकुश लगाने के लिए अरविंद शर्मा को लाया जाएगा, उन्हें ऐसा पद दिया जाएगा, ऐसा कार्यभार दिया जाएगा जिससे कि नौकरशाही पर एक अंकुश लग सके। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, मोदी लाते हैं अरविंद शर्मा को, एमएलसी बनाते हैं, उसी दिन चर्चा हो जाती है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, बस एक दो दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन विस्तार नहीं होता है। फिर इसके बाद अरविंद शर्मा को भेज दिया था बनारस, और बनारस में वो पूरा काम देखते हैं मोदी का, और मोदी उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि कम से कम ये जो बनारस का मॉडल है तो पूर्वांचल में भी लागू क्यों न कर दिया जाए। क्या जो खींचतान है और कौन हमसे आगे न निकल जाए,
क्या और अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार जिसमें 6 पद खाली पड़े हुए हैं महत्वपूर्ण, क्या ये जो खींचतान है अरविंद शर्मा को लेकर के वही तो बहुत बड़ा कारण बीजेपी के विवाद का नहीं है? अरविंद शर्मा की एंट्री जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति के क्रम में हुई है, उनके आने के साथ ही सवाल उठने लगा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सबने अपने अपने तरीके से सवाल उठाए और उसमें जो भी कौतूहल आया उसका जवाब ही ढूंढ लिया। किसी ने बताया कि गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा, किसी ने कहा डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, फिर चर्चा हुई कि नहीं इनको सीएम ही बना दिया जाएगा। तो भाजपा का जो थिंक टैंक है वो कोई बहुत हल्का फुल्का थिंक टैंक नहीं है। अरविंद शर्मा को लाना और उनको पॉपुलर करने का भी एक तरीका ये हो सकता है। अरविंद शर्मा को लाकर एकदम से सीएम बना देना, डिप्टी सीएम बना देना, तो जनता शायद नहीं पचा पाएगी। तो उससे पहले उनको इतना ज़्यादा प्रचार में दे दो, इतना ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार कर दो कि आदमी एक झटके को सहने के लिए तैयार हो जाए। ये राजनीति में रणनीति चलती है कि आप पब्लिसिटी करिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आफ्टर ऑल वो पब्लिसिटी आपको कुछ ना कुछ गेन कराती है। तो शर्मा जी को लाना था तो कोई वो गली मोहल्ले का बच्चा तो नहीं कि टॉफ़ी दे के उनको ले आए, पेड़ के नीचे बैठा दिया कि बेटा आप झूला झूलो। सब कुछ तय होगा। इतने हाई प्रोफाइल आदमी को और इतने हाई प्रोफाइल चेंज करने जा रहे हैं आप, तो स्वाभाविक है कि रणनीति तो तय होगी। ये भी तय होगा कि इनको क्या करना है। अब ये जो एक तरह से जलेबी बनाने वाली बात है कि आज यहाँ पे बैठा दिया, कल वहाँ पे बैठा दिया, तो मुझको लगता है कि ये सिर्फ यही है कि पब्लिक में इतना प्रचार प्रसार करके थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करें और फिर आफ्टर ऑल उनको जो देना है वो पहले से सब तय है, उसके बाद उनको दे दिया जाए। जो बीच के 4-6-8 दिन जो लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है कि अब आज रिशफल हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। स्क्रिप्ट तो पूरी तैयार है ही, उनको क्या करना है। बीच में किसी और को ये मैसेज देने के लिए कि नहीं आपका विकल्प भी तलाशा जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये मैसेज देने के लिए भी इस रबड़ की तरह इसको मुद्दे को खींचा गया कि उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि नहीं साहब ये सोच लीजिए कि आपके विकल्प की भी खोज होने लगी। तो ये इस रणनीति में कुछ लॉस नहीं होता है। इस तरह की रबड़ खींचने वाली रणनीति में शर्मा जी को तो आना ही है और किस पे आना है ये भी लगभग तय है। एक अलग सीन क्रिएट कर दिया गया कि शर्मा जी के बहाने दूसरों को भी मैसेज मिल जाए कि आप भी खतरे से खाली नहीं, संभल जाएं। ठीक बात। सरस भाई ये बताइए कि अभी आपने बताया कि सपा और अखिलेश यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। अब तो गांव-गांव में जा रही हैं, सेवा सत्याग्रह और उसके द्वारा मेडिकल किट बांटी जा रही है, सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कुल मिलाकर के जातीय राजनीति भी खेली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी अपनी दस्तक देने के लिए तैयार है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। बीएसपी अपना वोट बैंक लिए बैठी हुई है, ओवैसी भी अपना मुंह ताक रहे हैं कि कहाँ हमको कैसे कुछ लाभ मिल जाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपका क्या आकलन है कि वास्तव में जो 2022 है वो किस प्रकार से रहेगा, कैसे लड़ाई होगी और कौन कौन सी यही चिंताएं जो है बीजेपी को सता रही है? देखिए, लड़ाई तो बीजेपी में भी अभी यही माना जा रहा है जी कि लड़ाई होगी तो सपा से ही होगी। जी। अब सपा किस चाल चलती है, किस तरह की, ये सपा के लोगों को सोचना होगा। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अभी भी जमीनी स्तर पे नहीं आ पाई है। अगर जमीनी स्तर पे काम कर रही होती, एक प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, एक राहुल गांधी का ट्वीट आता है, वो तो चर्चा में आ जाता है। लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा कोरोना का ये मामला हो गया, कांग्रेस आपको कहाँ जमीन पे दिखी? और अगर जमीन पे दिखती तो शायद कांग्रेस मजबूत विकल्प बन के आती। मान लीजिए किसी नर्सिंग होम में जब सरकारी आदेश है, डीएम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके बाद भी कोई नर्सिंग होम किसी मरीज को नहीं भर्ती कर रहा है। अगर 2 नर्सिंग होम के बाहर कांग्रेस धरना देके
4 मरीजों को भर्ती करा देती तो आज कांग्रेस की छवि कुछ और होती। वो जो जमीनी संघर्ष होना चाहिए वो कांग्रेसी करना लगता भूल गए। जो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक विकल्प के रूप में आना असंभव सा है। बिल्कुल। रही बसपा की बात, तो बसपा का अपना वोट है, वो शांति से चलते हैं। अब उनको ये है कि विधानसभा चुनाव में शायद हमको मिल जाएगा, लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगा। वो अपनी रणनीति के साथ चलते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जो इस समय भाजपा से नाराजगी फूट रही कि इसमें बहुत बड़ा तबका गरीब वर्ग का भी परेशान हुआ है, जो बसपा से या सपा से किसी से जुड़ा है। अब जो महंगाई की मार पड़ रही है, हम लोग भले ना, मतलब मीडिया में भले उसकी चर्चा ज़्यादा ना हो रही हो, लेकिन जब आप 200 रुपये दीजिए और 2 लीटर 5 पॉइंट या 10 पॉइंट पेट्रोल भरता है तो आदमी उस समय छटपटा जाता है, यार देखो क्या स्थिति हो गई है। जो महंगाई खाद्य पदार्थों पे हो रही है, जबकि इन सब चीज़ों पे आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन वो भाजपा नहीं कर पा रही है। तो जो गरीब वर्ग की नाराजगी है वो अब 2022 में क्या गुल खिलाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी अब जो सपा का और कांग्रेस का चल रहा है, अभी तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पीके खाली हुए हैं, उनका किससे समझौता होता है। अगर सपा से समझौता हो गया तो भाजपा को बहुत मुश्किल होगा 2000 के चुनाव में पार पाना, क्योंकि सामने रणनीतिकार बढ़िया होगा जो नाराजगी है उसको उभार सकेगा। अभी इस नाराजगी को अपने पक्ष में कैश कराने वाला कोई दूसरा दिख नहीं रहा। पब्लिक अपनी तरफ से सपा को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा कर रही है, लेकिन उसको उभार के अपने पक्ष में करने वाला अभी कोई दूसरा दल दिख नहीं रहा है। देखिए शरद जी, भी पीछे पीके का एक बयान आया था, अब यूँ तो कहिए कि बिल्कुल ठीक बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि अब हम इस तरीके काम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। क्या उन्होंने अपनी ये रणनीति बदल दी है? नहीं, रणनीति उन्होंने कहा था हम काम नहीं करेंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम काम करने का मतलब हम काम नहीं करेंगे, हाँ। हमारी कंपनी काम करेगी। कंपनी काम करेगी। उनकी जो कंपनी है आईपैक, हाँ। वो उसी तरह से काम कर रही है। पीके का केवल ये हुआ है कि वो कांग्रेस से पंजाब में जुड़ गए हैं। अब उनकी यहाँ पे दिल्ली यूपी में किससे होता है ये तो आने वाला समय बता, क्यों कंपनी अपनी है। हमने संन्यास ले लिया, लेकिन हमारे जो और भाई बंधु हैं वो तो हमारा व्यापार देखते रहेंगे। ये तो एक व्यापार का हिस्सा है और उनकी व्यापारिक चीज अलग है, राजनीतिक चीज अलग है। एक चीज और वर्मा जी हम कहना चाहेंगे जी कि ये जो परिवर्तन वाली बात चल रही है ये अभी यूपी तक ही सीमित नहीं है। जो इतना डिले हो रहा है उसका एक कारण जो हमारे लोग बता रहे हैं वो ये भी है कि यहाँ के लोग इस बात पे अड़ गए हैं कि अगर आप यूपी में परिवर्तन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो केंद्र की भी थी, केंद्र में क्या हो रहा है। तो ताज्जुब नहीं है कि अगर यूपी के लिए अभी ये कुछ हो जाए कि यूपी के साथ दिल्ली में मेमने के रूप में हर्षवर्धन जी को तलाश लिया जाए या ग्रामीण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको तलाश लिया जाए। ये परिवर्तन बहुत अभी दूर तक जाएगा। ये इतना जो देरी हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोग इसमें हैं कि अकेले यूपी जिम्मेदार क्यों, यूपी का नेतृत्व, दिल्ली भी तो उसमें शामिल है। बिल्कुल। तो अभी दिल्ली में भी होगा और बहुत संभव है कि जब यूपी में हो तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास लोग हैं, अवनीश अवस्थी जैसे अधिकारी, हो सकता है इन पे भी कुछ कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संजू ये जरा बताइए, क्या अगला चुनाव कोरोना में होने जा रहा है? यूपी का 2022 का चुनाव, अब जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वो तो सुबह शाम यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि तीसरी लहर भगवान हमारे साम्राज्य में ना आए। नवंबर दिसंबर की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो दूसरी लहर इतना डैमेज कर चुकी है, अभी इसके इम्पैक्ट काफ़ी तो सामने आने बाकी हैं। इसी के दौरान अगर तीसरी लहर आ गई तो वो जो कहा जाता है कि अब गई भैंस पानी में, तो ये इसके लिए तो हम भाजपाइयों को यही है कि
वो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे ज़माने में ना आए तीसरी लहर। दूसरी लहर जो डेंट उनको दे गई है उसको रफू करना अभी संभव है भी नहीं, और 6 महीने में कितना परिवर्तन वो कर देते हैं, 6 महीने के अंदर परिवर्तन जो किया भी जाएगा उससे कितना रिजल्ट आएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े प्रदेशों में रिजल्ट एक दिन में अपेक्षित नहीं होता। अब जो ध्वस्त है इनकी नौकरशाही, जो सिस्टम कोलैप्स है, ये एक दिन, 1 महीने, 2 महीने में संभाला नहीं जा सकता। बड़ा क्षेत्र है, बड़ा प्रदेश है, इसमें लगातार काम होता रहता तो एक बार उम्मीद जगती भी थी। तो जो डैमेज कंट्रोल के रूप में ये कह भी रहे हैं कि हम परिवर्तन करके 6 महीने में स्थितियाँ सुधार लेंगे, तो काफ़ी दूर की कौड़ी है। बस पब्लिक को ये कंसोल कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं कि नहीं साहब देखिए, आपको तकलीफ़ हुई है तो हमने ये कर दिया, आपको तकलीफ़ हुई है तो हमने ये कर दिया। कुल मिला के फेस सेविंग का प्रयास ज़रूर है, उसको कितना हद तक जनता एक्सेप्ट करती है ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन चुनाव तो कोरोना मुद्दे पर होगा क्या? 2022 के चुनाव में कोई भी मुद्दा कहीं से भी लेके आए, हाँ, कोरोना पे जवाब इनको देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तो सरस जी ये बताइए कि कोरोना का मुद्दा चलेगा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली, दवा क्यों नहीं मिली, बेड क्यों नहीं मिली, ये गंगा में 100 कहाँ से आ गए, ये सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब इसकी तैयारी भी वो करेंगे अपना, खैर अपने ढंग से। लेकिन क्या सरस ये भी संभव है कि इन सब की काट के लिए कोई राष्ट्रीय मुद्दा, कोई हिंदुत्व का मुद्दा भी आ जाए और फिर एक माहौल बन जाए? नहीं, वो तो लाना ही पड़ेगा और वो लाएंगे भी। अभी तक आप देख लीजिए, जितने भी, चाहे राजस्थान का चुनाव रहा हो, चाहे एमपी का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चुनाव के पहले हमने बताया ना कि भाजपा 5 साल चुनाव के मूड में रहती है। उसको रहता है कि उसको आगे करना क्या है। तो भाजपा का जो हाई कमान है वो एक कोई ना कोई रणनीति बनाए होगा, और वो जो चुनावी मुद्दा होगा वो सीधे तौर पे हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा हुआ होगा। अब मुद्दा क्या होता है ये अगर खोल दिया जाएगा तो फिर राजनीति का खेल ही क्या रह गया। बिल्कुल सही। वो अचानक आएगा, एकदम चलते एक रातों रात सूचना मिलेगी अब ये होने जा रहा है, और वो हिंदुत्व से जुड़ा ही मुद्दा होगा जिसपे पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव पे आएगी भाजपा लड़ने। ठीक बात है। संजय, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा हिंदुत्व चलने वाला नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? राम मंदिर और हिंदुत्व की हांडी काफ़ी समय से चल रही है जी खूब तप भी चुकी है, खूब पक भी चुकी है जी। जो इस साल जो कोरोना का काल बीता है इसने काफ़ी हद तक आंच ठंडी करी। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि भाजपा के थिंक टैंक के पास इतने अस्त्र होते हैं कि किस टाइम किसका यूज करना है उनको ये बेटर जानते हैं। एक टारगेट काफ़ी समय से ये चिल्ला रहे हैं पीओके पीओके पीओके। अब अगले चुनाव से पहले पीओके में कुछ करते हैं तो आदमी को नज़र ज़रूर देखनी पड़ेगी। ठीक बात है। सोचेगा ज़रूर आदमी कि क्या है। लेकिन कोरोना के कहर के सवालों से बच के कोई भी चुनाव पार नहीं कर सकते। ठीक बात है। सरस जी, अब थोड़ा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी अब जो निर्णायक दौर में चल रही है क्या करने जा रही है? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, संगठन में बदलाव होगा, केशव प्रसाद मौर्य जो है संगठन में भेज दिए जाएंगे, कुल मिलाकर के क्या होगा? और अभी ये तत्काल होगा, थोड़ा रुक करके होगा? नहीं होगा, अभी वही जो बताया ना कि दिल्ली वाली बात, यूपी वाले इस बात पे अड़ गए हैं कि हमारी अकेले नहीं, जिम्मेदारी तो केंद्र के भी मंत्रियों की है। अब उस पे भी ये जो लखनऊ में आए हैं ये लोग दिल्ली जाएंगे, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये होगा जल्दी ही होगा। और होगा क्या? जो प्रशासनिक बताया नौकरशाही वाला जी, पहला काम होगा इस पे अंकुश लगाने के लिए। जी बात है। अरविंद शर्मा जैसे धुरंधर आईएएस को जी कोई खास जिम्मेदारी देना। जी। और वो जिम्मेदारी क्या होगी ये तो वो लोग तय किए होंगे। जी। हम लोग उस पे इतनी सब लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसके करने की जरूरत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी को
बहुत संभव है कि या तो प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया जाए, क्योंकि उनकी नेतृत्व काल में ही पिछला 2017 का चुनाव लड़ा गया था। चूंकि डैमेज कंट्रोल करना है तो केशव प्रसाद मौर्य को अगर उधर नहीं लेते हैं तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। जातीय समीकरण साधने के लिए हो सकता स्वतंत्र देव सिंह को ठीक बात। कोई प्रमुख जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वो जो निगम के अध्यक्ष अभी बनने हैं, इतने दिनों से मांग होने के बाद भी नहीं हो रही थी। अब बहुत से उस जातीय संतुलन के आधार पे मोर्चे भी खाली हैं। उस जातीय संतुलन के आधार पे निगम हो गए, बाकी जो और इनके सरकारी लाल बत्ती वाले पद हैं जी जी उनको दिया जाए। केंद्र सरकार से ग्रामीण और स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ा फेरबदल किया जाए। हो सकता है कि कोई प्रभारी अपना कायदे का बनाया जाए जो सीधे केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम करे। केंद्र सरकार मतलब कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के अगुवाई देख रेख में काम करे, उस पर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा दबाव ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद तरह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव मोहन जी। आपने दोनों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि 2022 का चुनाव बड़ा राजनीतिक चटक वाला होगा। कोरोना का अगर मुद्दा होगा तो कहीं राष्ट्रीय मुद्दे और हिंदुत्व भी होगा, और उसके लिए सियासी कवायद जारी है, खास तौर से बीजेपी में। और आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, और ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की न केवल राजनीति में बल्कि शासन में, प्रशासन में भी अपना प्रभाव डालेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।